हेलो दोस्तों, मैं सुनील सार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इन इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अपने एनटीपीसी की सीरीज चल रही है सीवीटी 1 और सीवीटी 2 की दोनों की। और इसमें आज अपने सीवीटी 1 के जो 17 जनवरी है इसका अपना फर्स्ट शिफ्ट का पेपर करेंगे। इससे पहले अपने 28 दिसंबर से लेके 16 जनवरी तक के जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए कंप्लीट हो गया है। अगर आपने ये पेपर नहीं लगाए हैं तो यहाँ जाके इनकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, सीवीटी 1 की अलग बनी हुई है, तो यहाँ इसमें टेस्ट लगा सकते हैं। और सीवीटी 2 के भी टेस्ट चल रहे हैं दोस्तों। अगर आपको बढ़िया लेवल के सवाल करने हैं तो आप इसकी भी प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, वहां से आप सीख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को बढ़िया कर सकते हैं। इसके अलावा अपने एएलपी के सीवीटी 1 और सीवीटी 2 इन दोनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग। इनके अपने कंप्लीट पेपर कर लिए हैं, तो ये भी आप लगाइए ताकि आपको सिंपल लेवल की चीजें भी सीखने को मिले। और आपको लेवल अप करना है तो यहाँ जाइए, फिर उसके बाद सीवीटी 2 के भी लगाइए, तो आपकी सारी तैयारी मेंटेन रहेगी। अगर सिंपल पेपर आएगा तो सिंपल के अकॉर्डिंग, और अगर थोड़ा टफ आएगा तो टफ के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। 19 कलमों का क्रय मूल्य 16 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस प्रकार का जब भी सवाल हो, देखो 19 सीपी मतलब 19 इंटू सीपी बराबर है किसके, 16 एसपी के। तो यहाँ से जब भी बराबर होता है तो ये रेशियो इधर आ जाता है और ये इधर आ जाता है, तो ये रेशियो बन जाता है। इसका मतलब 16 अनुपात हो गया दोस्तों 19। ये सीपी है तो सीपी हो गया, ये एसपी है तो एसपी। तो 16 की चीज को 19 में बेच रहे हो, 3 का प्रॉफिट हो रहा है 16 पर। इंटू में 100 में से कितना होगा, देखो इसको आप 4 चौके 16, 4 से काटा 25, और 25 दिया 75 बटे 4% आ गया। तो इसको देखो 18 चौके 72, 18% के लगभग आएगा, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप कितना है 24। तो दोस्तों, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा समान होती है, मतलब ए 3 भुजाओं से मिलकर बनता है ए और ए। तो 3a इक्वल टू 24, ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्षेत्रफल पूछा है √3/4 इंटू में ए का स्क्वायर होता है। ए का स्क्वायर बताओ कितना होता है, 8 का स्क्वायर। 8 दे रखा है ना, ये निकाल लिया। 64, 64 को 4 से डिवाइड करो कितना आएगा 16, तो 16√3 आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, और इसकी ऊंचाई ज्ञात करके आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है। नेक्स्ट, आपको सिंप्लीफाई करना है दोस्तों, इसको 6 से डिवाइड करो। देखो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 36 आएगा। 36 को फिर यहाँ 36 आया, इसको सोल्व किया, 36 2 है 72, 72 में ये 3 ऐड करो 75 हो गया। 75 इसमें से माइनस करोगे, 75 में से माइनस करो 51 को, तो ये कितना आएगा 4, और ये आ गया दोस्तों सॉरी 2, 24 बच गया क्या 24। और इस ब्रैकेट पूरे के बाहर क्या 6 है, तो 6 इंटू 24 कितना हो गया 144 हो गया। और इधर भी 144 में से 144 गया तो कितना आएगा दोस्तों 0। नेक्स्ट, इनको ऐड करना है, 3 + x बनेगा, और ये माइनस, इसको सोल्व करो दोस्तों। तो ये 0.12 इसमें ऐड कर दो, या इसमें से डायरेक्ट माइनस कर दो, 0.3 बचेगा क्या, तो 0.30 बचेगा। इसमें ऐड करना है प्लस का 4, ये हो जाएगा कितना, सॉरी माइनस करना है ना, 0.3 फिर माइनस कर दो, 0.64 बचेगा यहाँ पर। और ये आएगा 0.6 और इक्वल में कितना है 4 है। अब देखो 3 इधर जाके जाएगा तो 1 बचेगा, और ये इधर जाएगा तो प्लस होगा, तो 1 में 1.64 प्लस होगा तो 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 1.64 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक्स ने कार 1,50,000 में खरीदी, 5% के लाभ पर वाई को बेच दिया। बाद में वाई ने इसे 2% की हानि पर एक्स को वापस बेच दिया। इस संपूर्ण लेन देन में एक्स को प्राप्त लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। दोस्तों, एक्स ने कोई चीज किसको बेची, वाई को। इसने 1,50,000 की खरीदी थी, ठीक है, और इसने कितने में बेची 5% प्रॉफिट पर इसको बेच दी। तो 1,50,000 का 5% निकाल लो, इस प्रकार निकाल के आप इसमें ऐड कर दो। चाहिए आप 105% निकाल लो, एक ही बात है, 7500 आएगा, इसमें ऐड किया तो 1,57,000 कितना हो गया 500 हो गया। अब इसने वापिस इसको बेची है 2% हानि पर। देखो इसको हानि हुई है 2% की, मतलब इसने जितने में खरीदी उससे कम दी। कितने कम दी, 2% की हानि। इस 2% की इसको हानि हुई तो इसको लाभ हुआ होगा, है ना। इसको मतलब 2% कम देना पड़ेगा होगा वापस पैसे इसको, तो ये कितना हो जाएगा, इसका 2% निकाल दो डायरेक्ट, वो आ जाएगा ए का लाभ आ जाएगा ये। ठीक है, देखो इसको करोगे 2 0 से 2 0 कट गई, इसको डबल किया 3000 और 75 का डबल 150, 3150 आपका आंसर आ जाएगा।
देखो दोस्तों 100 रुपए की चीज मान लो ए ने इसको गिरी बी को, इसने इसको 150 में बेची। अब ए इससे वापस में मान लो 130 रुपए की ले रहा है, तो देखो इसने 130 दिए हैं तो बाकी के 20 रुपए तो बचा गया ना। यहाँ पर देखो इसने 50 रुपए कमाए थे, अब देखो इसको 130 देने पड़े 150 में से, 150 रुपए इसकी जेब में थे, 130 इसमें से देने पड़े, तो 20 रुपए तो फिर भी फायदा हो गया ना एक को। एक की बात कर रहा हूं मैं। इसने कार इसको दी है, इसकी ए की जेब में कितने रुपए आए होंगे 150, और बी के पास क्या आ गई होगी, कार आ गई होगी। अब ये कार इसको वापिस दे रहा है तो यहाँ कार आएगी, लेकिन ये 150 में से 120 ही वापिस दे रहा है, या 130 क्या है, 130 है, 130 इसको दे दिए, तो इधर इसके पास एक तो कार आ गई और एक 20 रुपए एक्स्ट्रा बच गई, है ना। तो ये इसको लाभ हो जाता है। नेक्स्ट एक ट्राइंगल है दोस्तों ए बी और सी, इसको बना ही लेते हैं। ये ए है और ये बी और ये सी, ए बी सी कोण ए बी सी, इसका मतलब ये कोण, और कोण ए सी बी ये कोण। ये कहता है कि द्विभाजक बिंदुओं पर मिलती है, मतलब इनके एंगल बाइसेक्टर। दोस्तों द्विभाजक का मतलब क्या हुआ, एंगल बाइसेक्टर कहां पर मिलते हैं, यहाँ मिलते हैं ओ बिंदु पर, ठीक है, यहाँ पर ओ पॉइंट नाम दे दो। अब देखो एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये दोनों कोण बराबर है आपस में, दोनों को बराबर काटता है। ये कोण है मान लो इस प्रकार, है ना, ये मान लो 70 डिग्री का, तो 35 ये होगा और 35 ये होगा, ठीक है। अब देखो इसने बोला है कि यदि बी ए सी कितना है, ये कितना है दोस्तों, ये है आपका 60 डिग्री, तो बी ओ सी मतलब बी ओ सी ये कोण आपको पूछा है। इसमें दोस्तों दो थ्योरम बनती है। ये एंगल बाइसेक्टर है इंटरनल, इन अंदर का, ठीक है, एक होता है एक्सटर्नल जो बाहर होगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी वैल्यू होती है दोस्तों 90 डिग्री प्लस एंगल हाफ ऑफ एंगल ए। इसके अपोजिट देखो पीछे कौन सा एंगल है, ए, तो एंगल इसका एंगल ए का हाफ आएगा। अगर यही चीज इस प्रकार बनी होती, ठीक है, जैसे इस दोनों के एंगल बाइसेक्टर मिले होते, ये ए है, ये बी है और ये सी है, यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी होती, तो ये क्या आता है दोस्तों, आप बोलते 90 डिग्री प्लस एंगल हाफ ऑफ बी। इसके पीछे कौन है, बी है, ठीक है। जहां भी बनता है इसके पीछे वाला देखना है, तो ये एंगल बाइसेक्टर से बनेगा, तो इस प्रकार इसका आंसर आएगा। एक दोस्तों एक्सटर्नल बाइसेक्टर होता है। आपने क्या किया, इस प्रकार ट्राइंगल था, इसको आपने आगे बढ़ा दिया, मान लो इस पर हेड में ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। इसके बाह्य इसके ना इसको द्विभाजक कर दिया, मतलब एंगल बाइसेक्टर खींच दिया आपने, तो यहाँ बनेगा कौन, ये एक अंदर खींचोगे तो ये यहाँ मिलेगा, अंदर खींचोगे तो ये यहाँ मिलेगा। अंदर वाले की वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री प्लस एंगल हाफ ऑफ ए होगी। देखो इसके पीछे ये कौन है, इसके सामने भी देखो ये है, तो ये क्या होगा दोस्तों 90 डिग्री माइनस एंगल हाफ ऑफ ए। ये माइनस होता है बाहर वाला और अंदर वाला क्या होता है, प्लस होता है। नेक्स्ट, दो कर्मचारियों अनिता और सरिता को प्रति माह 6600 रुपए की कुल धनराशि का भुगतान किया जाता है। यदि अनिता को सरिता को दी गई राशि का 120% भुगतान किया जाता है तो सरिता को कितनी राशि मिलेगी। दोस्तों रेशो का सवाल है, बिल्कुल आसान। 6600 रुपए टोटल मिलते हैं, इनमें से इसको सरिता को भी मिलते हैं और अनिता को भी मिलते हैं। ये कहता है कि अनिता को सरिता को दी गई राशि का 120%, इसका मतलब इसको 100 रुपए मिलते हैं, तो इसको कितने मिलते हैं, इसका 120%, मतलब 100 का 120% ऐसे निकालते हैं दोस्तों, ठीक है। बाकी अब जब आप डायरेक्ट निकालोगे 100 का, तभी तो 100 मानते हैं कि डायरेक्ट लिखा जाए, ये 100 है तो ये 120 हो जाएगा, तो 20 × 120 और 20 × 5 100, टोटल कितना हो गया 11। तो 11 की वैल्यू कितनी है, 6600 रुपए टोटल दोनों का, एक की वैल्यू 600 आएगी। सरिता का पूछा है ना, तो 3000 6 5 30, तो मतलब 3000 इसका आंसर आ जाएगा। इसका पूछा होता तो 3600 आंसर आ जाता। नेक्स्ट, एक ट्राइंगल है त्रिभुज एक्स वाई जेड में एक्स वाई 12 वाई जेड 18 और एक्स डब्ल्यू जो वाई एक्स जेड का एक कोणीय द्विभाजक मतलब एंगल बाइसेक्टर है। वाई जेड से बिंदु डब्ल्यू पर इस प्रकार मिलता है कि वाई जेड से, ठीक है, वाई जेड रेशो डब्ल्यू जेड का मान 4:5 के बराबर हो जाता है। त्रिभुज की भुजा तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखो जब भी एंगल बाइसेक्टर की बात आती है, इसका मतलब ये एक्स पॉइंट है, ये बाई है और ये क्या है जेड है। अब आप एक्स पॉइंट से इसको मैं रफ करके दोबारा लिख देता हूं, ये एक्स है, इसका एक्स पॉइंट है, ठीक है। आप देखो अगर आप इसको एक्स पॉइंट से आप इसको डाल रहे हो क्या, एंगल बाइसेक्टर, इसका मतलब ये कोण और ये कोण दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। एंगल बाइसेक्टर का मतलब यही होता है। इसका मतलब इसकी आपकी एक थ्योरम होती है दोस्तों, ये सामने वाली भुजा मान लो स्मॉल एक्स मान लो या ए मान लो, ये बी है ये सी है, तो जिस पॉइंट से आप देखो ये दो भुजा है, कौन सी, एक्स वाई और एक्स जेड, एक्स वाई और एक्स जेड, इस
कोण से आप डाल रहे हो ना एंगल बाइसेक्टर, इस पॉइंट पे जाके मिल रहा है, ये डब्ल्यू पॉइंट इसने बोला है ना। तो वाई डब्ल्यू और डब्ल्यू जेड का रेशो क्या होता है, जो इसके संगत भुजाएं हैं, देखो इसके संगत भुजा सी है तो इसका रेशो इस सी होगा, ये इसका बी है तो ये बी होगा, इसका मतलब इनका अनुपात होता है सी अनुपात बी। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को अटैच करता हूं, देखो कैसे। इसमें आपको क्या दिया हुआ दोस्तों, इसमें आपको दिया हुआ है क्या, एक्स वाई की वैल्यू दे दी आपको कितनी दोस्तों 12, ये आपको पूछा है। अब इनमें ये डब्ल्यू है, इसका रेशो दिया ये 4 है, तो ये कितना है इसने दे दिया 4:5 है। अब देखो इसका मतलब यहाँ पर और यहाँ पर वैल्यू बराबर होनी चाहिए, रेशो सेम होना चाहिए, वैल्यू बराबर नहीं रेशो सेम होना चाहिए, तो यहाँ भी इसका बराबर होना चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू रेशो में होनी चाहिए। ये 4 की वैल्यू 12 है तो कितने गुना होगी, 3 गुना होगी। तो 5 की वैल्यू भी कितनी होगी, 3 गुना होगी। ये कितनी हो जाएगी दोस्तों, तीसरी भुजा 15, ये भुजा 12 दी थी, ये भुजा आपको कितनी दी थी 18, इसका तो कोई काम ही नहीं आया, और आपको ये निकालनी थी तीसरी भुजा, तो ये कितनी आ जाएगी 15। नेक्स्ट, यदि हम भिन्न के अंश को 50% और 80% बढ़ाते हैं तो नया भिन्न मूल भिन्न का कितना होगा। दोस्तों बिल्कुल आसान है, मान लो x/y आपने माना भिन्न, आपने क्या किया, इसके अंश को बढ़ाया आपने 50%, इसका मतलब 150% कर दिया होगा, और इसके हर को आपने क्या किया 80% बढ़ाया, इसका मतलब 180% कर दिया होगा। अब इसको काटना है बस, 0 से 0 गया, 3 5 15, 3 6 18, तो x/y जो भी भिन्न थी, और ये कितना आ गया 5/6। देखो मूल भिन्न ये थी, इसका कितना गुना हो गया 5/6 गुना हो गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये आपको HCF निकालना है दोस्तों। देखो इस प्रकार का सवाल जब भी हो, जैसे a की पावर m माइनस का 1, और दूसरा मान लो a की पावर n और माइनस का 1, इसका आपको HCF निकालना हो तो इसका HCF होता है दोस्तों क्या, a की पावर का HCF निकालना है, पावर का HCF निकालो m और n का, माइनस क्या होगा 1 होगा, ठीक है। इसको लिख लेना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आते हैं क्वेश्चन। h का मतलब HCF निकालना है किसका, पावर m और n का। इसमें कितनी है 45 और 35 का HCF कितना आएगा दोस्तों 5 आएगा, तो 3 की पावर 5 माइनस 1, 3 की पावर 5 होता है 243, माइनस 1 करोगे तो 242 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये एवरेज का सवाल दोस्तों, यदि a1 a2 a3 a4 का एवरेज a1 a2 a3 प्लस a4, इसका एवरेज 19.5 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 19.5 इंटू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। a1 की वैल्यू 21 है, और a1 a2 और a3 का एवरेज a2 a3 a4 के एवरेज के बराबर है, इसका मतलब a1 a2 a3 का एवरेज बराबर है किसके दोस्तों, a2 प्लस a3 प्लस a4 के एवरेज के। ये भी 3 संख्या है तो 3 से डिवाइड करो, ये भी 3 थी तो 3 से 3 कैंसिल हो गए तो ये बराबर होगी। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ देखो ये a2 इस प्रकार लिख सकते हो आप, इसको लिखना हो तो, बाकी ये इसमें लिखने वाला सवाल नहीं है, डायरेक्ट होने वाला सवाल है दोस्तों, ठीक है। तो ये a2 कट गया, a3 कट गया, a बराबर किसके हो गया a4 के। a1 की वैल्यू कितनी है 25, तो 25 बराबर क्या हो गया a4, तो आपको a4 ही पूछा था। नेक्स्ट, मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, देखो 987 इंटू, इसको आप 1000 माइनस 1 लिख लिया करो डायरेक्ट बस, तो इसको इससे गुणा करोगे तो गुणा करने में टाइम थोड़ी लगेगा, 3 जीरो ही तो लगानी है इसके साथ, और इसको इससे गुणा करोगे तो 987 इसमें से माइनस करना है, देखो बस, है ना। इसको 987 000 ऐसे लिख के माइनस 987 करते हो, यहाँ लिखने की बजाय डायरेक्ट यहाँ लिखा करो, बस इसको सोल्व कर लिया करो, 3 1 0 ये 7, यहाँ तक सोल्व करोगे तो भी देखो आंसर आ गया आपका 4 नंबर, ठीक है। तो इस प्रकार का सवाल हो, जैसे मान लो 875 है, इसको गुणा करना है 999 से, आप क्या करोगे 875, इसके आगे 3 जीरो लगा लो, क्योंकि इसको 1000 माइनस 1 आपके दिमाग में लिख लिया करो, माइनस क्या करोगे 875 इसमें से माइनस कर दो डायरेक्ट, ठीक है। तो आप अगर मान लो 936 को गुणा करना है 999 से, इसको करके देखना और कमेंट बॉक्स में लिखना इसका कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, एक सेल्समैन को 3/4 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है, यदि वह कुल समय के 2/3 में 1/2 दूरी तय करता है तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल क्या होगी। दोस्तों टोटल दूरी आपके पास 6 किलोमीटर, ये कहता है कि जो शेष दूरी, इसने बोला 2/3 समय में 1/2 दूरी तय करता है, ठीक है, लेकिन शेष समय में शेष दूरी, तो शेष दूरी बताओ, यहाँ देखो 1/2 दूरी का मतलब हो गया इसका आधा,
आधा इसने तय कर ली 3, तो बची कितनी 3, ये दूरी तय करनी है, डिस्टेंस होगी। टाइम बताओ, टोटल टाइम 3/4 घंटे दिया था, इसमें से 2/3 घंटे यहाँ कर दिया, तो 2/3 इसमें से ये माइनस करो, 3 तिया 9, 4 दूनी 8 और नीचे आ गया 12, तो 1 कितना आ गया दोस्तों 12, 1/12 आया क्या, सॉरी 2/3 है ना, गलत कर दिया, इसका 2 देखो 3/4 घंटे टोटल है। ये कहता है कि समय के 2/3 में, तो इसका 2/3 तो पहले वाली दूरी में लगा दिया, आधी दूरी में बचा कितना 1/3, तो इसको 1/3 देख लो, कितना आ गया 1/4, तो टाइम आ गया दोस्तों 1/4। स्पीड निकालनी है तो दूरी कितनी है 3, टाइम है 1/4, ये ऊपर चला गया 4 तिया 12, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि r sin थीटा इक्वल टू 7/2 और r cos थीटा इक्वल टू 7√3/2 है, तो r की वैल्यू ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब भी साइन कोस दिखे, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, मतलब इस प्रकार का कोई बन सकता है, तो इसको स्क्वायर करके जोड़ना है, आर स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा 7/2 का होल स्क्वायर, तो 49/4 आएगा। इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 49 इंटू 3 करोगे तो 147 अपॉन कितना आएगा 4 आएगा। इनमें से देखो आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बचेगा, इसको ऐड करोगे तो 196 हो गया बटे में 4, इसको काटा तो कितना आ गया 4 चौके 16 और 4 नीम 36, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 7 आ जाएगी। ओके, आर का मान ही तो पूछा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से डिविजिबल है। दोस्तों 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि संख्या के सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का अंतर क्या होना चाहिए। सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का जो अंतर होगा ना, वो क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। आप इसको चेक करो, जैसे मान लो ये दिया तो 6 और 4 10, 10 में ये 0 जोड़ा तो 10 आया, इसका अंतर लेना है दूसरे 5 3 8 और 2 10, इनका अंतर कितना आया 0, इसका मतलब 11 से डिविजिबल है। ठीक है, एक और होता है दोस्तों, जैसे 203 और 456 था, आप इधर से 3 के पेयर बनाओ। ठीक है, ये पेयर बनाने हैं इस प्रकार, इनका पेयर का आप ले लो, देखो पहले 3 का पेयर, फिर ये 2 इधर वालों का पेयर हो गया है ना, आगे फिर 3 का पेयर आएगा तो नीचे वाले इनको ऐड करते जाना है, इसका इधर वाले का 3 का पेयर आएगा, देखो ऊपर वालों को इनको जोड़ता है और नीचे वाले इनको जोड़ना है, इनका अंतर लेना होता है। ठीक है, इनका अंतर देखो ये 2 ही पद है, तो इनमें अंतर ले लो डायरेक्ट, इसका और इसका कितना आएगा 456, 203 माइनस करो 3 5 और 2, इसमें 11 का डिवाइड करके देखो, 11 2 22, 11 3 33, पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब 11 से डिविजिबल है। ठीक है, जैसे मान लो 203 456 और 718, ठीक है इतना है। अब यहां से आपको पेयर बनाने हो, मैं सिखा रहा हूं दोस्तों, क्या पता आपको आगे ऐसा सवाल आ जाए, इधर से 3 के पेयर बनाने हैं, 3 का ये हो गया पहले, अगले 3 का ऊपर लिख लिया करो, साथ में मिक्स ना हो, फिर नीचे वाले का 3 का पेयर, फिर इधर 3 नहीं है तो 2 है तो एक 0 लगा लो बस। अब देखो नीचे वालों को जोड़ लो और ऊपर वालों को जोड़ लो, 824 और 345 को तो ऐड करना है, कितना आएगा 9, ये 6 और ये कितना आ जाएगा 11, और ऊपर वाले 671 में 203 ऐड करना है, कितना आएगा 3 और 1 4 आ गया, 7 का 7 आ गया, 6 और 2 8 आ गया। अब इनका डिफरेंस लेना है, देखो ठीक है, 5 आ गया, 16 में से 7 गया 9 आ गया, 10 में से 8 गया 2 आ गया, 295 बचा ना, इसको 11 से डिवाइड करके देखो, 11 2 22 7, 11 5 55, 11 6 66, पूरा पूरा नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल नहीं है, इस प्रकार देखना होता है। नेक्स्ट, एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 266 मीटर स्क्वायर है, इसका आयतन 924 है। दोस्तों आयतन क्या होता है इसका, देखो ऊंचाई और आपको किसका पूछा है, इसके व्यास का अनुपात पूछा है, तो 2r का, 2r लिख दो ना व्यास को। अब देखो इसका क्या आएगा आयतन बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, इसका आयतन कितना है 924, इसका कितना है दोस्तों 264 आ गया, यहाँ से पाई कैंसिल हो गया, आर से एक आर कैंसिल हो गया, एच से एच कैंसिल हो गया, 2 से इसको काट दिया 132 आ गया। इतनी कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी पड़ेगी। अब इसको काटो, देखो 13 7 91, तो लगभग 7 पे जा रहा है, क्या 7 पे जाएगा, तो आर की वैल्यू आ गई दोस्तों 7, आर की वैल्यू तो आपने 7 2 14 यहाँ पर हो गया, आपका व्यास हो गया 2r। अब आप 2 पाई आर एच, तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 इंटू एच इक्वल टू में 264, यहाँ वैल्यू पुट करके 7 कट गया, 22 एकम 22, 22 दूने 44,
सॉरी 22 एकम 22 और 22 2 44, 2 एकम 2 2 6 12। एच की वैल्यू आ गई दोस्तों 6, तो 6 और 14 का रेशियो कितना आ गया 3:7। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट, अमीर और अली की आय का अनुपात 5:3 है, 5:3 इसकी आय का इनकम का रेशियो है, और इनके 9:5 के अनुपात में खर्च करते हैं। यदि अमीर 2600 रुपए की बचत करता है, अली 1800 रुपए की बचत करता है, तो इनकी आय का अनुपात। दोस्तों इसके दो तरीके हैं बनाने के, आपको दोनों बता देता हूं मैं। देखो इसका 9:5 में ये क्या करता है, खर्चा करता है एक्सपेंडिचर, और सेविंग कितनी करता है दोस्तों, ये करता है 2600 की और ये करता है 1800 की। जब ये दोनों सेविंग इक्वल हो ना, तो आप इसका यहाँ पर अंतर 2 है, यहाँ पर अंतर है, इनको सेम कर लिया करो, अपने आप यहाँ से इसकी सेविंग बन जाएगी। ठीक है, जितने पार्ट की वैल्यू वो बराबर कर देंगे। लेकिन अलग अलग हो तो आप क्या करो, इनका अंतर करो 25 और 9 तिया 27, तो अंतर कितना आ गया दोस्तों 2। 2 की वैल्यू अब नीचे वालों का, नीचे वाले अनुपात का इनके साथ गुणा करो, 26 5 130 मतलब 13,000 आएगा। ठीक है, और 18 निम 162 मतलब 16,200 आ गया। इनका अंतर करोगे कितना आ गया 3200 आ गया। 2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई 3200, 1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई 1600। अब इस 5 को गुणा करो, आए पूछिए ना, तो 16 5 80 8,000 आ गई, 16 3 48 ये 4800 आ गई। तो इसका ऑप्शन हो गया 3 नंबर। अगर दोस्तों बेसिक से करना हो तो देखो इसकी आय कितनी है 5 और 3, इसका मतलब इनका 5:3 का रेशियो है आय का। इसको 5x और 3x लिख लो। इसमें से इसने क्या किया है, सेव किया है, क्या आय में से इसने 26 रुपए बचाए हैं। देखो आय टोटल थी, उसमें से 2600 बचा लिए तो बाकी खर्च किए होंगे, इसने भी 1800 बचाए हैं तो बाकी खर्च किए होंगे। ये अब जो इसमें से माइनस करने के बाद आएगा वो क्या आएगा, एक्सपेंडिचर आएगा। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है आपको 9:5। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करना है, सेम ही इसको शॉर्ट करने का तरीका ये है। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना चाहिए। नेक्स्ट, tan a = 8/15, तो sin a cos a का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों tan a है तो इसका मतलब इसका आप समकोण त्रिभुज बनाओ इस प्रकार, ये 90 डिग्री है, ये कोण a है। तो tan के लिए क्या होता है, लाल बटे कक्का होता है। ठीक है, और इंग्लिश वालों के लिए क्या होता है दोस्तों, परपेंडिकुलर और बेस और परपेंडिकुलर। कोण क्या आएगा के सॉरी इसको क्या लिखते हो आप, एच एच और बी, ये बेस आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू दी है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये दी है। इसको आप हिंदी में लिखोगे तो लाल लंब अपॉन ये क्या आ जाएगा, आधार आ जाएगा। अब यहाँ से इसकी वैल्यू तो है 8 आधार की, सॉरी लंब की वैल्यू है 8, इसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों 15। 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 17 आ गई। साइन की वैल्यू क्या होती है p/h, तो p की वैल्यू 8 बटे में h की वैल्यू कितनी है 17, प्लस कोस के लिए क्या आता है बेस अपॉन क्या है हाइपोटेनस, तो बेस कितना है दोस्तों 15, नीचे हाइपोटेनस 17। तो ये देखो हर सेम है तो ये डायरेक्ट जोड़ दो, 15 और 8 23, तो 23/17 आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगर आपको इसके अंदर sec a प्लस tan a पूछा होता या कोट ए, इसकी वैल्यू आप मेरे को फाइंड करके बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपका इसका आंसर क्या आएगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड हो जाए। नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पहली 10 प्राकृत संख्याओं से विभाज्य है। दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब आपको ऐसे दे दे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन संख्याओं से क्या होनी चाहिए विभाज्य छोटी से छोटी संख्या, मतलब इनका क्या निकालना है एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालोगे, निकालने को आप ले लोगे सबसे बड़ी संख्या, इसमें 10 ले लिया। ठीक है, फिर 9 ले लिया, 9 इसमें से नहीं आया तो 9 ले लिया। 8 इसमें देखो 10 और 2 इसमें कितना है, इसमें 2 आ जाएगा, इसका मतलब 4 और लेना पड़ेगा 8 में से। 4 × 2 लिखोगे ना, 2 एक बार तो इसमें आ गया तो 4 ही चाहिए। 7 इसमें नहीं आया तो गुणा कर दो 7 का, अब देखो 7 भी गया, ये सारी ले ली अपनी। 6 में से देखो 2 और 3 होता है, क्या 2 और 3 आए हैं कि इसमें, 2 इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, 3 इसमें है, इसका मतलब इसको नहीं लेना। 5 बताओ इसमें आ गया, नहीं लेना। 4 बताओ, देखो 4 तो ये रहा, 3 इसमें आ गया, 2 इसमें आ गया, इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, 1 आ ही गया। इनको गुणा करो, 9 चौके 36, 36 आते 252, तो 2520 आपका आ जाएगा। लेकिन दोस्तों इतना करने की बजाय आप क्या करो, जो 9 का मल्टीपल चेक कर लो, क्योंकि 10 तो सभी में देखो पीछे पीछे 10 से डिवाइड तो सारे होंगे। 9 का करो तो अंकों का योग क्या होना चाहिए 9 से डिविजल, ये तो 5 है, ये 14 4 और 1 5 है, ये भी 5 है, ये तीनों तो नहीं है तो ये बच गया, 5 और 2 7 और 2 9, इसका मतलब ये डिविजिबल है। ओके, चलिए नेक्स्ट।
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 63535 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें क्या घटाना चाहिए। दोस्तों इस प्रकार का सवाल होना, आप इसका घटाना या जोड़ना हो तो 63535 है, इस संख्या का आप क्या ले लो, वर्गमूल निकालो नॉर्मल तरीके से। अब देखो कैसे करोगे, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ गया, कितना बच गया 2, ऊपर से पेड़ उतरेगा तो 35 का 35 आएगा, 2 में 2 ऐड कर दो कितना आ गया 4। अब 4 के साथ कितने से गुणा करोगे, देखो 45 5 225 होते हैं, ओके 225 आ गया, मतलब 5 पर गया, तो 45 में ये 5 ऐड कर दिया तो कितना आएगा, ये आ गया 50, ये कितना बचेगा 10, ऊपर से 35 उतार लिया आपने। अब 50 के साथ क्या गुणा करोगे, 1 का करोगे तो 501, 1 आ गया है ना, फिर 2 से करके देखो ये आ जाएगा 1000, कितना आ जाएगा 4, 1004 यहाँ आ गया, कितना बच गया दोस्तों 31। इसका मतलब ये 31 हटा दो इसमें से तो ये पूरा पूरा जीरो आ जाता, अगर 31 ना होता तो ये पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 31 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक शंकु का वक्र कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 2r और 1/2 है। अब देखो दोस्तों इसमें कंफ्यूजन वाला टॉपिक ये है कि r की वैल्यू आपको रेडियस दे दी कितनी 2r और इसकी l की वैल्यू कितनी दे दी दोस्तों 1/2, ठीक है ना, इसने वैल्यू 2r दे दी, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई r इंटू एल प्लस आर, आपने कैपिटल R मानना है तो मान लो शंकु है, इसकी त्रिज्या आपने कैपिटल R मानी है तो r की वैल्यू कितनी है 2r, ये 2r रख दी, इंटू में l की वैल्यू 1/2 है, तिर्यक ऊंचाई ये भी कितनी है 2r है, इनको ऐड करो तो पाई इंटू 2r इंटू में 2 2 4, मतलब 1 प्लस 4r बटे में कितना आ गया 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इनको देखो पाई r इंटू 1 प्लस 4r या 4r प्लस 1, इसका मतलब ये आंसर हो गया। दोस्तों बच्चे कंफ्यूजिंग कहाँ होंगे, यहाँ पे पाई r इंटू एल प्लस आर रख देंगे, यहाँ पे पाई r रख दिया, यहाँ पे l की वैल्यू 1/2 रख दी, r की वैल्यू यहाँ से चलो r रख दी, तो ये सारा गलत हो जाएगा क्योंकि r की वैल्यू इसने 2r दे रखी है, तो यहाँ भी 2r आएगा, यहाँ भी 2r आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, 2 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर 15,000 रुपए की राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 24 रुपए है, वार्षिक ब्याज दर कितनी है। दोस्तों 2 साल के लिए आपके पास क्या होता है, r² y 100% होता है, ये होता है अंतर, डिफरेंस होता है ना 2 साल के लिए, इसको बोलते हैं 2 साल के लिए CI और SI का डिफरेंस है। ये इतना परसेंट किसका, मूलधन का, इसका मतलब इसको लिखना चाहिए P r² y 100%, ठीक है ना, तो मूलधन दिया है कितना 15,000, तो 15,000 का r² y 100%, परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, बराबर में कितना 24 है, 3 0 से 3 0 काट दो, 5 2 10 और 5 से काटा तो 3, 3 एकम 3, 3 8 24, 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 16, r² बराबर 16, तो r की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 4%। नेक्स्ट, त्रिभुज PQR में QR को S तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है ताकि RS बराबर RP हो जाए, यदि PRQ 70 डिग्री और ये 110 डिग्री है तो कोण PQS की माप ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक ट्राइंगल मान लो PQ, क्या दिया हुआ है R दिया हुआ है आपको, P और Q और R, इसके अंदर आपको क्या क्या कोण दिए हैं दोस्तों, इसने दिया है कि QR को आगे बढ़ाया, देखो QR ये देखो इसने बोला ना QR को आगे बढ़ाया, इसका मतलब Q से लेके R की ओर बढ़ाना इसको आगे, इस प्रकार आगे। अगर बोल का RQ को आगे बढ़ाया, इसका मतलब R से लेके आपको Q तक, देखो R पहले आया है तो कहां जा रहे हो Q की ओर जा रहे हो, तो Q की तरफ चले जाओ, इसको मतलब यहाँ आगे बढ़ाना है, ठीक है ना। अब कहते हैं कि इस प्रकार आगे बढ़ाया कि RS कहाँ है, RS तक आगे बढ़ाया यहाँ तक कि RS बराबर है किसके, RP के, देखो RP ये रहा और ये दोनों पार्ट क्या है बराबर, इसका मतलब इसको यहाँ से मिला दो। अब यहाँ से देखते ही आपको पता चल गया कि ये और ये कोण बराबर है, इसका मतलब ये थीटा है तो ये कोण भी कितना होगा 2 थीटा होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये दो भुजाएं बराबर है तो इसके सामने के कोण भी आपस में बराबर होंगे। PRQ 70 है, कहाँ है PRQ 70, ये कोण 70 डिग्री है। तो दोस्तों इसमें देखो एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का मान लो ये बाह्य कोण है, इसके दो कोण ये A हो गया और ये हो गया B हो गया, तो इसका जो बाह्य कोण है इसके आंतरिक कोण ये हो गया, इसके दोनों अपोजिट कोण है, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा ये बाह्य कोण, है ना। अब देखो इस ट्राइंगल के लिए ये दोनों कोण है, इस ट्राइंगल का बाह्य कोण हो गया ना ये, इस ट्राइंगल के लिए, इस ट्राइंगल में देखो तो थीटा और थीटा 2 थीटा की वैल्यू होगी दोस्तों 70, तो थीटा बराबर कितना आ गया 35 डिग्री आ गया, इसका मतलब ये भी 35 डिग्री है, ये भी 35 डिग्री है,
ये कोण कितना दिया हुआ था 110 डिग्री। इसका मतलब ये पूरा कोण, अब इसको मैं रफ करके आपको समझा रहा हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। क्योंकि आपको तो एक कोण निकालना था, ये 35 निकाल लिया आपने, इसको 35 निकाल लिया, तो इसको मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको एक चीज क्लियर हो जाए। ये कोण दिया हुआ था पूरा 110 डिग्री। अब बताओ ये 110 डिग्री है, ये 35 है, तो ये तीसरा कोण कितना आएगा, यही तो पूछा हुआ आपको, PQS। ये देखो ये कोण 110 और 35 हो गया 145। 180 में से 145 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा दोस्तों 35 डिग्री। तो ये कोण कितना आ गया 35 डिग्री। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, कैसे, देखो आप इसको इस प्रकार भी कर सकते हो दोस्तों। ये तरीका तो बता ही दिया आपको। देखो ये बनाया हुआ था आपने यहां तक, ये कोण इसका 70 था, यहां से आपने इसको 35 बना लिया था, ये भी 35 आ गया था। इस ट्राइंगल को देखो, ये 35 है, ये पूरा कोण 110 है, तो ये कोण 35 माइनस कर दो, ये कितना आ जाएगा अंदर वाला, ये 75 आ जाएगा। अब देखो इस ट्राइंगल में ये 75 है, ये 70 है, तो ये कितना बचेगा, ये 35 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, किसी संख्या में 20% वृद्धि की फिर 10% कमी कर दी। दोस्तों इफेक्टिव रेट वाला फॉर्मूला लगा दो, इसमें प्लस का 20 माइनस का 10, प्लस का 20 इंटू माइनस का 10 बटे में 100 आ जाएगा। 2 जीरो से ये कट गई, ये माइनस का 2 आएगा और माइनस का 10 माइनस का 12 हो गया, तो 20 माइनस 12% मतलब 8% आपका आंसर आ जाएगा। मतलब वृद्धि हुई है, प्लस का आया तो, माइनस का आता तो कमी होती। नेक्स्ट, एक लॉटरी में 96.5% प्रतिभागियों ने कोई पुरस्कार नहीं जीता, लेकिन 700 प्रतिभागियों ने पुरस्कार जीता। इसका मतलब 100% टोटल लोग थे, उसमें से 96.5% ने कोई पुरस्कार नहीं जीता। तो जीतने वाले कितने हैं, जीता 3.5%। इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 700। आपको पूछा टोटल कितने, तो 100 की वैल्यू निकाल दो, टोटल तो 100 थे, है ना। तो 700 डिवाइड बाई 3.5 इंटू में आ जाएगा दोस्तों 100। पॉइंट हटाया तो जीरो आ गया, 35 दुआ 70, मतलब 20 इंटू 1000 कितना आ गया 20,000। तो दोस्तों ये आपकी क्लास थी आज की, इसके सारे के सारे क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए हैं। आपने देखा होगा सिंपल थी आज का पेपर, क्योंकि लेवल 6 के पेपर थे ना, सॉरी ये तो वैसे भी इसका CBT 1 का पेपर है। तो आज का पेपर काफी आसान पेपर था, टफ वाली बात इसमें नहीं थी, ठीक है। तो जो लेवल 6 के पेपर करवाए थे वो लेवल वाले पेपर थे, अच्छे पेपर थे, उनमें सवाल बढ़िया आए हुए थे। तो उससे आपकी कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं और आपकी तैयारी में भी निखार आता है, अच्छी होती है तैयारी, मतलब आपको ऐसे फीलिंग आएगी कि हाँ हमने कुछ चीजें पढ़ी है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप सिंपल सिंपल चीजें पढ़ते रहोगे, पेपर में जाके आपसे हल ही नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों जो तरीके यहाँ पे बताए जाते हैं वो तरीके वहां नहीं लगते। समझ में आ गई ना। इसका मतलब ये है कि आप क्वेश्चनों को बेसिक से ज्यादा साथ साथ किया करो, ताकि कोई भी क्वेश्चन फंसे तो आप बेसिक से तो आराम से बना लो इसको, ठीक है। और बेसिक इतना भी मुश्किल नहीं होता कि आप ना कर पाओ, लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट होने वाले हैं, उनको डायरेक्ट कर लिया करो। अब इसमें आप देखो, पता है आपको किस तरीका सीधा लग जाएगा, ठीक है। तो आपको पूरे जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कोई चीजें छोड़ नहीं रहा हूँ, आपको अच्छे तरीके से करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मैंने एग्जाम में अप्रोच किया है। क्योंकि एग्जाम में जाके मेरे को ये फीलिंग आती है कि वहां पर अगर कोई क्वेश्चन ना सोल्व हो रहा तो बेसिक से आराम से हो जाता है, ठीक है ना। तो मैं आपको इसी तरीके से तैयार कर रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में कोई ट्रिक से या कोई और तरीके से आपसे ना हो, तो बेसिक से तो हो ही जाए, आपको याद आए कि हाँ सर ने करवाया था, उस तरीके से अपने इसको कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतने रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, इससे आपको इस प्रकार की वीडियो मिलती रहे। और अपने दोस्तों के पास इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना दोस्तों, ताकि उनको भी इसका लाभ मिले और वो आपको दुआ दे कि हाँ आपने मेरे को बताया था, जिससे मेरे को बहुत फायदा हुआ, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।